हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीडीज क्लासेस। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिमेट्रिकल सर्किट्स। आप देखिए, आपके सामने एक सर्किट है जिसके हर रजिस्टर की वैल्यू आर है और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप इस सिमेट्रिकल सर्किट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर करंट बनाएं। सिमेट्रिकल सर्किट के अंदर जब आप एंट्री पे करंट बनाते हैं तो बिल्कुल वैसा ही सिमेट्रिकल करंट एग्जिट पे भी बनता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एंट्री पे करंट आई बनाया तो मैंने एग्जिट पे भी करंट आई बनाया। फिर मैंने एंट्री पे ए के पास इस करंट को I/2 में डिवाइड किया है, क्योंकि ऊपरी और निचला हिस्सा जो है सर्किट का वो बिल्कुल सिमेट्रिकल है एक दूसरे के, तो मैंने इक्वली करंट डिवाइड किया है। और यही काम मैंने एग्जिट पॉइंट पे वापस किया है। बी पे एंटर कर रहे दोनों करंट्स को मैंने बराबर बनाया है क्योंकि उनका पाथ बिल्कुल ही सिमेट्रिकल है। अब देखिए, इसी बेसिस पे हमने नोड 1, नोड 5 पे भी करंट को डिवाइड किया है। और चूँकि हमने एंट्री पे ऐसे करंट्स बनाए हैं तो एग्जिट पॉइंट पे भी हम बिल्कुल ऐसे ही करंट बनाएंगे। आपको एक बार फिर से याद दिलाया जाता है कि करंट की जो भी वैल्यूज़ हमने बनाई है वो सिमेट्री के आधार पे हैं। आप देखिए, ये जो पीली लाइंस आपको दिख रही हैं, जो वर्टिकल लाइन है उसके दोनों तरफ के सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके भी दोनों तरफ के सर्किट यानी ऊपर और नीचे के सर्किट बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। और इसी आधार पे हमने एंट्री और एग्जिट पे करंट्स बनाए हैं। आपको मैं बार बार बोलूँगा कि जब आप एंट्री पे करंट बनाएं तो सिमिलर करंट जो एग्जिट पॉइंट पे होगा वो साथ साथ बनाएं। ऐसे करते करते जैसे ही आप आधे सर्किट के करंट को पूरा करेंगे, आपका कंप्लीट सर्किट में करंट बन चुका होगा। अब देखिए, आपको ये करना है, आपको उन नोड्स को मार्क करना है जिनकी पोटेंशियल सेम होंगी। जैसे अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और यहाँ पे ए की पोटेंशियल VA है और ए से 1 तक जाने के लिए आप I/2 करंट को लेकर R रजिस्टर से गुजरते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल आएगा वो आएगा VA माइनस I/2 मल्टीप्लाइड बाई R। और सेम यही पोटेंशियल 5 पे भी आएगा, जिसको आप लिखेंगे VA माइनस I/2 इंटू R। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नोड 1 की जो पोटेंशियल होगी वही नोड 5 की पोटेंशियल भी होगी। इसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल नोड 3 की होगी वही पोटेंशियल नोड 7 की भी होगी। देखिए, कुछ ऐसा ही लॉजिक अप्लाई करके हम नोड 2, नोड 4 और नोड 6 की पोटेंशियल्स को भी सेम कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह का लॉजिक अप्लाई करके हम नोड 2, नोड 4 और नोड 6 की भी पोटेंशियल्स को सेम बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 से चलते हैं तो जितनी पोटेंशियल ड्रॉप हम 1 से 2 जाने में दे रहे हैं उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप हमारा 1 से 4 आने के लिए है। और जब हम 5 से 4 जाते हैं तो भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप है, और 5 to 6 जाते हैं तो भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इस तरह से 2, 4 और 6 की पोटेंशियल भी सेम होंगी। ऐसा करने के बाद हमने A, फिर B और उसके बाद जो कॉमन नोड्स हैं यानी 1 और 5, 3 और 7 और बीच के तीनों नोड्स जो कॉमन हैं यानी 2, 4, 6 को पहले बनाया। और इन नोड्स के बीच में जो भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो हमने वहाँ प्लेस किए। जैसे आप देखिए, A और 1 के बीच में हमारे पास एक रजिस्टर है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। उसी तरह से A और 5 के बीच में हमारे पास एक रजिस्टर है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। उसी तरह से आप देखिए, B और 3 के बीच में एक रजिस्टर है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, और B और 7 के बीच में एक रजिस्टर है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से देखिए, और भी जो नोड्स के बीच में जो भी रजिस्टर्स हैं, जैसे 1 और 2 के बीच में जो रजिस्टर है वो हमने कनेक्ट किया है। जो 1 और 4 के बीच में है वो भी रजिस्टर हमने यहाँ कनेक्ट किया है। आप इन रजिस्टर्स को देखिए, और जितने भी रजिस्टर इन नोड्स के बीच में कनेक्टेड है, एक एक करके सबको हम इन नोड्स के बीच में बनाएंगे तो हमें इस तरह का एक सर्किट मिल जाएगा। अब देखिए, इस सर्किट को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ये जो 2 रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में होंगे, इसी तरह ये 4 रजिस्टर्स भी पैरेलल में होंगे, इसी तरह ये 4 रजिस्टर्स भी पैरेलल में होंगे, और ये 2 रजिस्टर्स भी पैरेलल में होंगे। जिसके बाद A से लेके 1 या 5 नोड के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस बनती है वो R/2। 1 और 5 से लेके 2, 4, 6 वाले पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस बनती है वो बनती है R/4, 4 रजिस्टर्स का पैरेलल। और इन्हीं 2, 4, 6 वाले कॉमन पॉइंट से लेके 3 और 7 वाले पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस बनती है वो R/4, और फिर 3 और 7 से लेके B तक के बीच में R/2, और बाकी ये सारे रजिस्टर सीरीज़ में हैं जिनको सॉल्व करके हम बड़े आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सर्किट को सॉल्व करने के बाद हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी 3R/2। देखिए, करंट डिवीजन करने के बाद एक और भी तरीका हम इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, शायद वो आपको ज़्यादा आसान लगे। इस सर्किट का एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, ये जो I/4 करंट आ रहा है और यहाँ के बाद यहाँ पे भी I/4 करंट जा रहा है, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये वायर का जो करंट आया वो ऐसे आया और ऐसे निकल गया, और इसी तरह से इस वायर का जो करंट आया वो ऐसे आके ऐसे निकल गया।
आप मेरी बात को दोबारा सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस सर्किट का एक और इंटरप्रिटेशन पॉसिबल हो सकता है कि ये I/4 करंट इस तरह से आए और फिर इस वायर से निकल जाए, और उसी तरह हम एज्यूम कर लें कि ये I/4 करंट इस वायर से आया और इस वायर में यहाँ पे निकल गया। और अगर हम ऐसी एजम्पशन ले लें तो अब जो हमारा जो रीड्रॉ करने के बाद सर्किट दिखेगा वो कुछ अगले डायग्राम की तरह दिखेगा, जिसमें ये जो नोड है इसको हम डिसअपीयर कर देंगे। ये वायर बिल्कुल जो ग्रीन लाइन बनी हुई है उसके अलॉन्ग चली जाएगी, और ये भी वायर जो बिल्कुल ग्रीन लाइन बनी है उसके अलॉन्ग चली जाएगी, और ये जो बीच का नोड है जहाँ ये चारों वायर्स मिल रही हैं वो गायब हो जाएगा और सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। इस सर्किट को आप देखिए, ये मैं उन्हीं ग्रीन वायर्स की बात कर रहा था जिनको जहाँ पे 4 वायर्स मिल रही थी। ग्रीन वायर बनाने के बाद मैंने कहा था कि ये 4 वायर जो हैं उनका जो कॉमन जंक्शन है वो रिमूव हो जाएगा, और हमें मान के चलेंगे कि हमारा करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया, और इधर का करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया। अब अगर हम इसको इस तरह से बना देते हैं तो अब देखिए सर्किट कितना सिंपल हो जाता है, और बहुत ईजिली हम इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस हिस्से को देखें तो आसानी से आप इसकी वैल्यू एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद जो सर्किट बचता है उसकी तरह से देख सकते हैं। ऊपर के इन 2R का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R, नीचे के इन 2R का इक्विवेलेंट भी हो जाएगा 2R, और पैरेलल में करने के बाद ये पूरे रोम्बस का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू R। उसी तरह से नीचे भी देखिए, इस पूरे रोम्बस का जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा R, एंड फाइनली व्हाट वी आर हैविंग R, then R in series, that will make 3R obviously, and in the lower part of the circuit also we are having 3R, and this R, and again this one, तो 3R in the upper half, 3R in the lower half, जिनको सॉल्व करने के बाद हमारा इक्विवेलेंट वापस आ जाएगा 3R/2। ऐसे ही कुछ सुपर शॉर्टकट्स लेकर विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लिप। टिल देन गुड बाय।